जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉइड मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज क्या है और कौन कौन से मैरिज वॉइड हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा क्या है वॉइडेबल मैरिज और उसके ग्राउंड्स क्या हैं। तो बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वॉइडेबल मैरिज का पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी तक हम लोगों ने वॉइड मैरिज की मीनिंग, वॉइडेबल मैरिज की मीनिंग और कौन कौन से मैरिज वॉइड हैं डिस्कस कर लिया है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज, दैट इज सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट वॉइडेबल मैरिज। सेक्शन 12 का बात करता है एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी वॉइडेबल and may be annulled by decree of nullity on any of the following grounds namely। तो अब यहाँ ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराई जा सकती है, जिनका नेचर क्या है, वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब है कि कोई एक पार्टी कोर्ट में जाकर वॉइड करा सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है, दैट द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड owing to the importance of the respondent। इसका मतलब जो आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज है उसके बीच में किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो, है ना। देखो, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का सिंपल सा मतलब होता है, जहाँ पे ये वर्ड दिखे तो समझ जाओ मैरिटल रिलेशन नहीं होता है ना, कपल के बीच में। उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी यानी कोई भी तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉपर मैरिटल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और कारण क्या है, रीजन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट, है ना। सेकेंड पॉइंट, दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर रहा है। अगर हस्बैंड और वाइफ अनसाउंड माइंड के हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज तो शादी क्या हो जाएगी, वॉइडेबल। सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। और मैंने पढ़ा रखा है, जो सेक्शन 5 का जो वीडियो है वहाँ बता रखा है। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपने सेक्शन 5 पढ़ लिया है तो ये 11 और 12 आपके लिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर 11, है ना। कमिंग टू दी थर्ड पॉइंट, अगर किसी का कंसेंट फ्रॉड के थ्रू ली गई है, आप याद करो मैंने आपको बताया था पकड़ाऊ विवाह जो बिहार में होता है, मैंने आपको बताया था। इसमें ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है और कंसेंट कोर्जियन यानी धमका के ली जा रही है, तो इस कंटेक्स्ट में शादी क्या होगी, वॉइडेबल, है ना। दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन ऑफ इन द मैरिज और द पिटिशनर द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। फोर्स यहाँ डिनोट कर रहा है कोर्जियन, है ना। मान लेते हैं लड़की के फादर को डरा धमका कर कहा जाए कि चुपचाप से कन्यादान कर दो, या फिर और बाय फ्रॉड एज to the nature of the ceremony or as to any material fact or circumstances concerning the respondent। एक तो कंसेंट फोर्स से हुआ है, मारपीट करके किडनैप कर लिया और शादी कर लिया। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखो पिटिशनर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर आपने पिटिशनर की कंसेंट फोर्स से ली है या तो आपने फ्रॉड कमिट किया है। फ्रॉड कैसा, आपने कोई बात छिपा ली है ना। फॉर एग्जांपल, लड़का पहले से शादीशुदा था और आपने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है, तो शादी क्या हो जाएगी, वॉइडेबल। उस लड़की के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो शादी को कोर्ट से नल एंड वॉइड करवा सकती है ना। मैं डी पॉइंट को अभी स्किप कर रहा हूँ, इसको अभी पढ़ाएंगे लास्ट में। सीधा हम 2 नंबर वाले पॉइंट पढ़ेंगे, यानी सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दी सब सेक्शन 1 नो पिटिशन फॉर एनुअलिंग अ मैरिज on the ground specified in clause C of subsection 1 shall be entertained। आप लोग बैरेक्ट में नो पिटिशन से लेके मैरिज तक हाईलाइट कर लो। सब सेक्शन 1 बात करता है फ्रॉड एंड फोर्स के एक्सेप्शन की,
है ना। जैसे चार्ट बना है ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में चार्ट को बनाना है। बाकी रीडिंग आप करो बैरेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, बट बैरेक्ट में जो लैंग्वेज है बहुत डिफ़िकल्ट लिखी है, इसीलिए मैंने बनाया चार्ट। तो चार्ट को आप ऐसे ही देख के याद कर लो और एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना, ठीक है। ये एक्सेप्शन मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा और वैसे ही आपको लिखना है और समझना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, द पिटीशन प्रेजेंटेड more than 1 year after the force had ceased to operate, or as the case may be the fraud had been discovered। सिंपल सी बात है कि एक कपल था X एंड Y, इनकी शादी फ्रॉड से हुई। बोला गया लड़का IAS ऑफिसर है, लेकिन लड़का निकला क्लर्क। पहले तो लड़की बड़ा परेशान हो गई कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन 1 साल तक लड़की उसके साथ रह ली। कब तक, जब से उसको पता चला तब से 1 साल उसके साथ रह ली, तो वो केस फाइल नहीं कर सकती। तो पहला एक्सेप्शन आप लिख सकते हो, नो पिटीशन कैन बी प्रेजेंटेड आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 ईयर फ्रॉम व्हेन फ्रॉड और फोर्स डिस्कवर्ड। यानी कि जो पकड़ाऊ विवाह होता है, अगर लड़का या लड़की 1 साल तक रह लेते हैं, उनको पता है शादी फ्रॉड से हुई है और पता होने के बाद से 1 साल तक साथ रह लेते हैं, तो 1 साल के बाद वो शादी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हैं। अब वो शादी हो जाएगी वैलिड, है ना। अगर मैं और सिंपल बताऊं तो अगर आपकी शादी करने की कंसेंट फ्रॉड से या फोर्स के थ्रू ली गई है, तो आपको 1 साल के अंदर जब वो बात आपको पता चले, शादी के 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाद जब आपको ये पता चले कि मेरी कंसेंट फ्रॉड से या फोर्स से ली गई है। मान लो आपकी शादी हुई 22 जुलाई 2024 को और आप सोचोगे कि नेक्स्ट 22 जुलाई तक ही आप केस फाइल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। मान लो आपको पता ही चल रहा है अगले 22 जुलाई 2025 को, तो आपको लगेगा अब केस फाइल नहीं कर सकते हैं, तो बात समझो, केस फाइल कर सकते हैं। मैंने पीछे यही कहा कि जिस दिन आपको पता चले कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो उस दिन से 1 साल के अंदर ही आप केस कर सकते हैं। जैसे जो मैंने ये एग्जांपल दिया, इस केस में आपकी शादी हुई 22 जुलाई 2024 को, पर आपको पता ही चला अगले 22 जुलाई को, है ना। तो 22 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2026 के बीच में ही आप केस फाइल कर सकते हो। अगर नहीं किया तो शादी वैलिड हो जाएगी। तो ये था पहला एक्सेप्शन। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। सेकंड एक्सेप्शन है, द पिटिशनर हैज़ विद हिज और हर कंसेंट लिव्ड विद द अदर पार्टी टू द मैरिज as husband or wife after the force had ceased to operate, or as the case may be the fraud had been discovered। सिंपल सी बात है, आपके साथ जोर ज़बरदस्ती हुई शादी करने के लिए और धोखा हुआ, और आप चुपचाप से पूरी कंसेंट के साथ उसके साथ आप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तब आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यही लिखा है मैंने, पिटिशनर विद फुल कंसेंट लिव्स एज हस्बैंड एंड वाइफ सिंस द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और फोर्स। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए और कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड एंड फोर्स के एक्सेप्शन पढ़ दिए। अब जो मैंने पीछे बोला था सेक्शन 12 का डी पार्ट लास्ट में पढ़ेंगे। अब इसका टाइम आ गया है। डी पार्ट क्या कहता है, दैट द रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर। तो ये फोर्थ ग्राउंड क्या बोलता है, मान लो ए एंड बी हैं, ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, इनकी शादी वॉइडेबल कब होगी, जिस समय शादी हुई है। मान लो शादी हुई है 1 जनवरी 2024 को, और जो वाइफ की प्रेगनेंसी थी वो ए की नहीं थी, किसी और की थी, मतलब बी का पहले से कोई अफेयर था, तो उस केस में शादी क्या है, वॉइडेबल है। इस 12 क्लॉज डी के कुछ एक्सेप्शन हैं
जो दे रखे हैं 2 क्लॉज बी में। ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 1। अब यहाँ से अंडरलाइन करो अपने बैरेक्ट में, शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द कोड इज सेटिस्फाइड। अगर आपको प्रेगनेंसी वाले पॉइंट पे डिवोर्स चाहिए, आप शादी को वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हैं, तो कोर्ट में आपको ये पॉइंट प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है दैट द पिटिशनर was at the time of marriage ignorant of the fact alleged। अगर आप ये बोलते हैं कि शादी के टाइम पे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि उस टाइम पे आपको ये बात नहीं पता थी, है ना। तो शॉर्ट में आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज। फिर एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट में जो बताऊं वो लिख लिया करो, है ना, या अंडरलाइन कर लिया करो, वरना बाद में समझ नहीं पाओगे। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि डायरेक्ट में कितनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है ना। कमिंग टू दी सेकेंड पॉइंट दैट प्रोसीडिंग हैव बीन instituted in the case of marriage solemnized before the commencement of this act within 1 year of such commencement and in the case of marriages solemnized after such commencement within 1 year from the date of the marriage। again आप केस कब कर सकते हैं? within 1 year of marriage you can फाइल द केस, है ना। अब जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। पहले में आपको पता ही नहीं था, दूसरा इजी है कि केस फाइल कब कर सकते हैं, वही विदिन 1 ईयर ऑफ मैरिज यू कैन फाइल द केस। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दैट मैरिटल इंटरकोर्स विद कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस दी डिस्कवरी बाय द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ग्राउंड। इस पॉइंट का सिंपल मतलब है कि जब से आपको पता चला, जिस दिन से आपको पता चला कि आपकी वाइफ वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज विद सम अदर पर्सन, एक तो आपको 1 साल के अंदर केस करना है। दूसरा पॉइंट ये है आपको उसके साथ कोई मैरिटल या सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी आपका उसके साथ मैरिटल और सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ हो। सिंपल सी बात है, जिस दिन से आपको पता चला उसके बाद से आपका और उनका कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड को लेकर क्वेश्चन मार्क उठेगा कि हु इज़ द एक्चुअल फादर ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताया था, आई थिंक इंट्रो वीडियो में, कि अगर चाइल्ड का बर्थ शादी के अगले दिन भी हो रहा है ना, तो चाइल्ड माना जाएगा कि हस्बैंड का है। उसका एक्सेप्शन है कि आप प्रूफ करो कि आपका और आपकी वाइफ का आमना सामना नहीं हुआ है, तो वो अलग चीज़ है ना। तो प्रेगनेंसी के केस में भी शादी वॉइडेबल है। बेसिकली आपको सिंपल याद रखना है कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि पिटिशनर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको पता नहीं था। दूसरा 1 साल के अंदर केस करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिया। देखो, वैलिड मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड का, है ना। आई थिंक आपको पता होगा। देखिए, जब हम वाइड और वाइडेबल मैरिज की बात करते हैं तो शादी तो हुई है, उस केस में बच्चे की लेजिटिमेसी का क्या होगा? बात ये है। मेरा कहने का मतलब ये है, शादी चाहे वाइड मैरिज से हो चाहे वाइडेबल मैरिज से हो, अब शादी हो गई है तो बच्चे तो होंगे, जाहिर सी बात है। बट उस बच्चे की लेजिटिमेसी का क्या होगा? वो कैसे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसका? आपको क्या लगता है? अगर वाइड मैरिज हुई है, यानी किसी ने बाइगेमी कमिट किया है, एक आदमी था, उसने 3 साल तक ये छिपा रखा कि उसने दूसरी शादी
कर ली है। जनरली 3 साल में बच्चा हो जाता है। जब जो बच्चा सेकेंड मैरिज से पैदा हुआ है वो क्या होगा, लेजिटिमेट चाइल्ड होगा या इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा? ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि वॉइडेबल मैरिज के अंदर चाइल्ड का नेचर क्या होगा, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट? ये चीज़ लिख लो कहीं पे। सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट deals with the legitimacy of the children of void and voidable marriage। अब सिंपल सी बात है, चाहे बच्चा void मैरिज से हुआ हो या voidable मैरिज से हुआ हो, बच्चे का स्टेटस लेजिटिमेट ही रहेगा। मैंने क्या बोला, अगर बच्चे का जन्म चाहे void मैरिज से हुआ हो चाहे voidable मैरिज से हुआ हो, बच्चे का जो स्टेटस है वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन का ही रहेगा, बिकॉज वो शादी से हुआ है ना। ही इज बोर्न विद इन द वेडलॉक, है ना, ही इज बोर्न विद इन द वेडलॉक। शादी के अंदर वो पैदा हुआ है, ना कि शादी के बाहर, है ना। तो वो शादी के अंदर पैदा हुआ है, तो उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स भले ही बाइगेमी कमिट करें, बच्चे थोड़ी बाइगेमी कमिट कर रहे थे। आप बताइए बच्चे की इसमें कोई गलती है क्या? तो उस केस में चाहे बच्चा वॉइड मैरिज से हुआ हो या वॉइडेबल मैरिज से हुआ हो, बच्चा क्या कहलाएगा, लेजिटिमेट कहलाएगा। तो यहाँ जो लॉ बना है ये बना है फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ द चाइल्ड। लॉ का मतलब क्या है, जस्टिस। सिर्फ माँ बाप की शादी वॉइड या वॉइडेबल होने से तो उसमें बच्चे की कोई गलती है? बच्चे की कोई गलती नहीं है मेरे भाई। अब पढ़ते हैं सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बात के होते हुए भी, इस बात के होने के अलावा, मतलब अगेंस्ट द रूल। तो क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11 एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज को अंडरलाइन करो और नल एंड वॉइड को भी करो अंडरलाइन। हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैड बीन वैलिड शैल बी लेजिटिमेट, इसको करो अंडरलाइन। शैल बी लेजिटिमेट वेदर सच चाइल्ड इज बोर्न बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मैरिज लॉस अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड वेदर और नॉट अ डिग्री ऑफ नलिटी, इसको करो अंडरलाइन। whether or not a degree of nullity is granted in respect of that marriage under this act and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this act। तो इतना सारा आपको नहीं याद करना है, सिंपल सा आपको लिखना है कि void और voidable मैरिज के केस में चाइल्ड लेजिटिमेट होता है और जो मैंने करवाया है आपको अंडरलाइन, ठीक है, उसको याद कर लो, उसको आपको लिखना होगा एग्जाम में, वो की लाइन है। तो सेक्शन 16 का ये पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं सेक्शन 16 का सेकंड पॉइंट, वेयर आर डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइडेबल मैरिज। अंडरलाइन करो वॉइडेबल मैरिज, फिर से अंडरलाइन करो एनी चाइल्ड बेकोटेन और कंसीव्ड बिफोर द डिग्री इज मेड, यहाँ तक करो अंडरलाइन। हु वुड हैव बीन द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द पार्टीज to the marriage if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled shall be deemed to be their legitimate child। अंडरलाइन करो shall be deemed to be their legitimate child। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। मान लीजिए ए एंड बी ने शादी कर ली और इनकी शादी वॉइडेबल है ना। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, एक पार्टी कोर्ट में जाकर वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, वॉइडेबल से ही वॉइड पे लेके आएंगे। मान लीजिए ए ने केस कर दिया इस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए और केस है 1 जनवरी 2022 को और जो केस का डिसीजन आया वो आया 1 जनवरी 2023 को, मतलब 1 जनवरी 2023 को शादी ख़त्म हुई। तो कब तक वो बच्चे की कंसीविंग को माना जाएगा? देखो, दो लोगों की वॉइडेबल शादी है तो मतलब
दे कैन हैव मैरिटल रिलेशनशिप, जब तक डिसीजन नहीं आता है कोर्ट का, वो चाइल्ड को कब तक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, जिस दिन तक डिसीजन आया है उस दिन तक। अगर फीमेल कंसीव कर लेती है, बच्चा पैदा होने की बात नहीं कर रहा, पैदा तो 9 महीने बाद होता है ना, अगर वो कंसीव भी कर लेती है कोर्ट का डिसीजन आने के पहले, तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट। कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, कोर्ट का जजमेंट आने से पहले अगर वो लेडी बच्चे को कंसीव कर लेती हैं तो बच्चा क्या हो जाएगा, लेजिटिमेट। तो चाहे वॉइडेबल मैरिज हो चाहे वाइड मैरिज हो, दोनों केस में बच्चा क्या होगा, लेजिटिमेट। अब जो थर्ड पॉइंट है सेक्शन 16 का, वो बात करता है कि प्रॉपर्टी कैसे देंगे। बच्चे को तो आपने लेजिटिमेट बना दिया, तो क्या उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात करता है थर्ड पॉइंट। और पढ़ते हैं उसको। सेक्शन 16 में एनी राइट इन और टू द प्रॉपर्टी अंडरलाइन करो, अदर देन पेरेंट्स अंडरलाइन करो, सच चाइल्ड से पजेसिंग तक अंडरलाइन करो, और लास्ट में सच राइट से हिज पेरेंट्स तक अंडरलाइन करो। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये सेक्शन बात कर रहा है कि अगर बच्चा वाइड मैरिज का है या वाइडेबल मैरिज का है तो उसको प्रॉपर्टी कौन सी मिलेगी। सबसे पहले आप ये जानो, प्रॉपर्टी 2 तरह की होती हैं। एक है एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, मतलब खानदानी प्रॉपर्टी जो आपके एंसेस्टर्स से चली आ रही है, यानी आपके पापा के पापा के पापा ने खरीदी होगी और वो प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। ये तो हो गई एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो आपके पिताजी ने स्वयं खरीदी है, जैसे आपके पापा ने कहीं सिटी में घर बनवाया हो, फ्लैट लिया हो, तो ये हो गई आपके पापा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ऐसा बच्चा जो वाइड मैरिज से हुआ हो या वाइडेबल मैरिज से हुआ हो, तो उस बच्चे का हक सिर्फ अपने फादर के प्रॉपर्टी पे होगा। वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे का हक सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे होगा, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो थर्ड पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि एनी चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज हैज द राइट ओनली इन द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स एंड नॉट द एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी। सो कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज। अभी रुको, एक बात सुनो, शादी की बात कर ली हमने अब तक, है ना। आपने इतने सारे सेक्शन पढ़ लिए, क्या कहीं पर इंटर कास्ट मैरिज की जिक्र हुई है? देखो, इंटर रिलीजन तो आपने पढ़ा है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट से डील होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या ब्राह्मण शादी कर सकता है एक क्षत्रिय से? अभी तक आपने जितना भी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा, क्या कहीं पे वॉइड डिक्लेयर करता है इस शादी को? आंसर इज नो, क्योंकि इंटर कास्ट मैरिज का कोई जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब आप इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हो, पर करना मत, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शादी हो गई, शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद होता है कलेश, है ना। अगर शादी के बाद कलेश होते हैं तो उस केस में कुछ जुडिशियल रेमेडी दी हुई हैं फॉर मैरिज। तो सबसे पहले जुडिशियल रेमेडी पढ़ेंगे, वो है सेक्शन 9 के अंडर, उसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंता मत करिए, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी रेमेडी है जुडिशियल सेपरेशन। अगर सेपरेशन में रहकर कुछ नहीं हो रहा है तो एट लास्ट सेक्शन 13 डिवोर्स की रेमेडी आपको दी जाएगी। डिवोर्स से ही शादी ख़त्म होती है। ये मैंने बस बता दिया, आगे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उसके
उसके बाद बात करेंगे जुडिशल सेपरेशन, फिर बात करेंगे डिवोर्स जो कि दिया है आपका सेक्शन 13 में, फिर आपका पूरा हिंदू मैरिज एक्ट ख़त्म हो जाएगा। और आगे जो एक्ट हैं जैसे कि मेंटेनेंस, एडॉप्शन, गार्जियनशिप एक्ट, बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, बस आपको यही एक एक्ट था जो कि सबसे बड़ा एक्ट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।